हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल लियांस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फटाफट करेंगे। ठीक है, जिससे कि हम लोग का तैयारी और बेहतरीन हो। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का एक मोटिवेशन कोड भी है हम लोग के पास। ठीक है, मोटिवेशन कोड को भी देख लेते हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। आप उन लोगों पे विशेष करके ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे कहीं 2 कदम आगे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोग का, ठीक है, वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें, ठीक है, नए पदार्थों का निर्माण न हो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें नए पदार्थों का निर्माण न हो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। जैसे बल्ब को हम लोग जला देते हैं। ठीक है, बल्ब को ऑन करते, मतलब स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है। तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे किसी भी विलयन का बनना, जैसे हम लोग शरबत बना लेते हैं, पानी और चीनी का हम लोग क्या करते हैं, विलयन बना लेते हैं तो शरबत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से जब हम पानी में क्या करते हैं, पानी में नमक को मिला देते हैं, ये भी एक प्रकार का विलयन तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे कांच का टूटना, कांच अगर टूट भी जाएगा फिर भी हम उसको कांच ही कहेंगे। लकड़ी को काट देना या फाड़ देना, ठीक है, वो भी लकड़ी के छोटे छोटे रूपों में लकड़ी ही कहे जाएंगे, न कि कुछ और कहे जाएंगे। ठीक है, तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं। हाँ, लकड़ी से हम लोग डेस्क बेंच बना लेते हैं तो वो भी आखिर उसका ओरिजिनल संगठन क्या होता है, लकड़ी ही तो होता है। तो ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल हैं ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में आप ये देख लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे परिवर्तन जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को बदल देते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। मतलब जो भौतिक परिवर्तन में क्या आपको ध्यान देना है, जो रंग, ठीक है, रंग, ठीक है, आकार, ठीक है, आकार, रंग, आकार, ठीक है, आकार और अवस्था, ठीक है, अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन लाता है, वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे बर्फ का जलना, बर्फ का गलना, बर्फ का गलना या पिघलना। ठीक है, पिघलना, पिघलना, ये सब क्या है, पिघलना। ठीक है, बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। पानी का जमना, ठीक है, मतलब जल का जमना, ठीक है, चाहे जल का वाष्प होना, ये सभी के सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन। पानी का वाष्प बनना, ये भी क्या है, बता दिया गया। कि यहाँ पे देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसी से ये तीनों के तीनों बन जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लीजिए बर्फ, ठीक है, बर्फ। अब बर्फ पे क्या कीजिए आप लोग, यहाँ पे ये साइन लगा लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए जल। ठीक है, जल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, क्या, ठीक है, भाप। ठीक है, तो अगर बर्फ को हम लोग क्या करेंगे, उष्मा देंगे तो जल बन जाएगा। जल को जब उष्मा देंगे तो भाप बन जाएगा। आज जब भाप पे हम लोग संघनन या द्रवण करेंगे तो जल बन जाएगा। आज जब जल पे क्या करेंगे, उष्मा शोषी करेंगे, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पे लाएंगे, हिमीकरण करेंगे या हिमांक बिंदु पे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस उष्मा दे रहे हैं तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो जा रहा है। और जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से माइनस उष्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें परिवर्तित, मतलब कि ये क्या समझ में आया आपको, कि जब हम क्या करते हैं, मतलब कि यहाँ पे ये समझना है आपको कि जब हम क्या करते हैं,
ये मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और दूसरा पदार्थ पहले पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसमें गए, यहाँ से इसमें, फिर यहीं से इसमें परिवर्तित हो गए, तो ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, बता दिया गया आपको, रंग आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में देखिए ध्यान दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। ठीक है, इसमें नया पदार्थ क्या होता है, बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। ठीक है, रासायनिक में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, नए पदार्थ का नया पदार्थ बनता है। ठीक है, नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है, ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों को भी बदल देते हैं, रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि जो हमारे अभिकारक में जो तत्व या यौगिक होंगे वह उत्पाद में जाके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। समझ में आया, उसमें क्या हो जाएगा, इसका जो रासायनिक संगठन या आणविक संरचना रही वो उसमें जाके क्या हो जाएगा, सब के सब परिवर्तित हो जाएंगे। इससे पहले वाले से क्या हो जाएगा, उत्पाद भिन्न हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ, रासायनिक परिवर्तन में एग्जाम्पल क्या है कि जैसे दूध का बनना, दूध से दही का बनना, ठीक है, दूध दही का जमना, ठीक है, दूध का स्कंदन होना, ठीक, दूध से किसी नए पदार्थ का निर्माण कर लेना, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब उसके बाद से किसी भी पदार्थ का दहन हो, चाहे वह लकड़ी का, ठीक, चाहे मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, मैग्नीशियम तार का जलना, ठीक है, कोयले का वायु की उपस्थिति में जलना, ये सभी के सभी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लग जाना। ठीक है, लोहे पे जंग लग जाना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लिए, समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगला देखिए हम लोग का पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या हो रहा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं और उन उत्पाद का प्रारंभिक अभिकारकों से उनके गुणधर्म क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया। तो देखिए यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है आपको, एक बार थोड़ा सा नजर डाल दीजिएगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक, आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, और इस पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक है, पहले वाले पदार्थ से क्या होते हैं, पहले वाले पदार्थ से भिन्न होता है, तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन या भौतिक मतलब रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग संयोग कराते हैं, जब हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग संयोग कराते हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है, जल प्राप्त होता है। यह एक संतुलित समीकरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4, ठीक, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जब हम कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
जब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये जो कार्बन के ये देखिए ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इन दोनों का गुणधर्म अलग अलग है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुणधर्म है वो बिल्कुल इन दोनों तत्वों से क्या है, अलग है, भिन्न है। ठीक है, उसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का गुणधर्म अलग है और जल का गुणधर्म क्या है, अलग है। तो इसलिए ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जब हम लोग फेरस, ठीक है, ये कैपिटल लिखा जाता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, फेरस प्लस सल्फर, इसको गंधक भी कहा जाता है, इसको लोहा या आयरन या इस्पात भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग गंधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फर को गंधक भी कहते हैं। इसे आयरन या फेरस या लोहा, इसे लोहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोहा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग संयोग कराते हैं तो फेरस सल्फाइड प्राप्त होता है। जो ये फेरस सल्फाइड है ये लोहा और गंधक से क्या है, इनके गुणधर्म बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, जो फेरस सल्फाइड है वह क्या है, फेरस और सल्फर से उनके गुणधर्म बिल्कुल अलग है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगला देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान होगी वह अवस्था परिवर्तन से किया जा सकता है, रंग में परिवर्तन के आधार पर किया जा सकता है, गैस के आधार पे किया जा सकता है और ताप के आधार पे किया जा सकता है। जैसे जो अवस्था परिवर्तन होता है तो अवस्था परिवर्तन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और जब ताप में परिवर्तन होगा तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्रिया कराएंगे तो ताप में परिवर्तन का रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा। और रंग में परिवर्तन, जब फेरस और कॉपर सल्फेट के विलयन को हम लोग संयोग करेंगे तो वहां पे कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और फेरस सल्फाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये सारे अब देखिए, और इसमें क्या होता है, गैस का निकलना, किसी गंध का निकलना या अवक्षेप का बनना। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होंगे, अवस्था परिवर्तन के कारण होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, हाँ ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे विशेष रूप से आपको ध्यान देना है क्या, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो हमारे दैनिक जीवन में होती हैं। जैसे हमारे शरीर में भोजन का पचना, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद से लोहे पे जंग लगना, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, दूध से दही बनना, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल प्राप्त होता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, कोयले का वायु की उपस्थिति में जलना, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये हमारे दैनिक जीवन में विघटित होते हैं, घटित होते हैं, और इनको हमको समझना कि ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारे पास दिया है भोजन का पचना। तो सबसे पहले कि कल ही की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की, ठीक है, प्रकृति, ठीक है, प्रकृति, ठीक है, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा शोषी होती है। ठीक है, तो वो होती है अपघटन अभिक्रिया की, अपघटन, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया की कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति क्या होती है, ऊष्माशोषी की तरह होती है, तो वो अपघटन अभिक्रिया की। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कहना है कि ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको बता दिया, इससे रिलेटेड था। तो देखिए यहाँ पे भोजन का जो पचना है ये कैसी अभिक्रिया है,
अपघटन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। भोजन का पचना हमारे शरीर में कैसी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना यह कैसी अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण। दूध से दही का बनना यह कैसी अभिक्रिया है? एंजाइमेटिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? दही का बनना, दूध से दही का बनना या दही का बनना ये कैसी अभिक्रिया है? एंजाइमेटिक। ठीक है, एंजाइमेटिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? एंजाइमेटिक अभिक्रिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कोयले का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कोयले का वायु की उपस्थिति में जलना। सही लिखिएगा आप लोग, जलना। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। क्या होगा यहाँ पे कि कोयले का वायु में जलना यह कैसी अभिक्रिया है? ठीक है, तो यह है संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं। ठीक है, जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और प्लस H2O। ठीक है, एक बार यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर लेंगे कि सही है कि नहीं। देखिए ये H प्लस H2O हो गया, ये Cl और NaCl। तो यह कैसी अभिक्रिया है? यह उदासीनीकरण है। कैसी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि दैनिक जीवन में होने वाली जो घटनाएं थी, ठीक है, अभिक्रियाएं थी, इनको हम लोग कर लिए। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है, अभिकारक क्या होता है। ठीक है, तो अभिकारक, ठीक है, तो अभिकारक में देखिए ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे चाहे वो तत्व हो, चाहे वह यौगिक हो, कोई भी हो, जो भी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद से ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सभी के सभी क्या होंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, पारा, Hg, मरकरी इसको कहा जाता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं? एक साथ अभिकारक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला है उत्पाद। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या दिया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जब हम लोग फेरस और सल्फर का करते हैं तो हमें प्राप्त होता है फेरस सल्फाइड। क्या प्राप्त होता है? फेरस सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड, ठीक है, हमें प्राप्त होता है फेरस सल्फाइड। ठीक है, इसका सूत्र होता है FeS। ठीक है, अब उसके बाद से जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का
क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है जल। जल, तो जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। जब हम लोग सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl। जब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है, कार्बन, ठीक है, ठीक है, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका सूत्र होता है CO2, ठीक है। जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन का संयोग कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, सोडियम हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड। इसका सूत्र होता है HI, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हमारे उत्पाद हैं, ठीक है। तो उत्पाद समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन आयोडाइड HI और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड FeS, जल H2O और भी बहुत सारे उत्पाद प्राप्त आप कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कि समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक सूत्रों के द्वारा क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लेते हैं उनको रासायनिक सूत्र के द्वारा, उनके प्रतीक चिन्हों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या कहलाता है हमारा, वो सभी रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फेरस। क्या लिखा है, फेरस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्लस फेरस, यहाँ पे गंधक, ठीक है, गंधक, गंधक। अब यहाँ पे बन गया हमें प्राप्त हो गया फेरस, ठीक है, सल्फाइड, सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, ठीक है, फेरस सल्फाइड। तो ये फेरस जो सल्फाइड है, अब इसी को हम लोग फेरस को Fe, ठीक है, और गंधक को लिख दिए यस। यहाँ पे प्राप्त हो गया हमें क्या, FeS, ठीक है। तो ये फेरस सल्फाइड, तो यही हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है, रासायनिक समीकरण कभी भी लिखा जाता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है, ठीक है। जो अभिकारक होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है और जो उत्पाद होता है वो राइट हैंड साइड में होता है। जो अभिकारक होता है उसे क्रिया कारक भी कहा जाता है, ठीक, इंग्लिश में रिएक्टेंट कहा जाता है। और जो उत्पाद होता है उसे क्रियाफल भी कहा जाता है और उसे इंग्लिश में प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है तो उसके बीच में एक तीर का निशान होता है। वह तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है। जो तीर का जो सिरा होता है वह उत्पाद की दिशा को बताता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो अभिकारक और उत्पाद हैं उन दोनों के बीच धनात्मक चिन्ह लगा के तत्व को या यौगिक को लिखते हैं, ठीक है। अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उनके बीच प्लस चिन्ह लिख के हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। प्लस चिन्ह के साथ तत्वों को लिखते हैं, ठीक है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कैसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग के पास क्या है, एक अभिकारक है, ठीक, इससे एक उत्पाद बन गया ये भी, ठीक है। तो जो ये है, ठीक है,
जो हमारे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है, अभिकारक कहते हैं। ठीक, इसी को क्रिया कारक भी कहा जाता है, क्रिया कारक भी कहा जाता है। इसी को रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट भी कहते हैं। ये जो होता है हमारा, ये RHS से भी दर्शाया जाता है। ये क्या होता है? उत्पाद होता है। ये क्या होता है? उत्पाद होता है। इसको क्रियाफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाफल कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो तीर है, यह जो पूरी की पूरी है, यह पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक, ये क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जो ये तीर है, ये तीर का जो निशान है, तीर का निशान, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया की दिशा बताता है। ठीक है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है। जो ये तीर का जो सिरा होता है, ये वाला पोर्शन, तीर का सिरा, ठीक है, सिरा, ये क्या बताता है? उत्पाद को बताता है, उत्पाद को बताता है, तीर का सिरा। ठीक है, अब देखिए, जो ये अभिकारक और उत्पाद दोनों हैं, इनके बीच तत्वों यौगिकों को हम लोग प्लस चिन्ह, ठीक है, प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक है, प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जो ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये क्रियाकारक है, ये क्रियाफल है। ठीक, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इस तीर का निशान, ये अभिक्रिया, पूरा ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये जो तीर का निशान है, यह अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है। जो ये तीर का सिरा है, यह उत्पाद को बताता है। चाहे वह उत्पाद हो, चाहे वह अभिकारक हो, दोनों तरफ प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, और ये जो प्रोसेस होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ढांचा समीकरण। इसे ही क्या कहते हैं? ढांचा समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा समीकरण कहलाता है। समझ में आ गया? तो अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब हम लोग का अगला पॉइंट रासायनिक, अब देखते हैं संतुलित समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो संतुलित समीकरण, देखिए संतुलित, ध्यान दीजिएगा, संतुलित समीकरण में यह देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक व उत्पाद, ठीक, अभिकारक व उत्पाद में परमाणु अणु यौगिकों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तब वह संतुलित समीकरण कहलाएगा। अगर परमाणु अणु आयन यौगिकों की संख्या क्या हो? समान न हो, तो वह क्या कहलाएगा? अब असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि आपको तो समझ में आ गया संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो अभिकारक व उत्पाद की संख्याएं क्या थी? अभिकारक व उत्पाद में परमाणु अणु आयनों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, संतुलित समीकरण जो होता है, तो ये सभी संतुलित समीकरण के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा इसके एग्जाम्पल को कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो क्या होंगे, कैसे बैलेंस किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए कि मैग्नीशियम, ठीक है, अब प्लस यहाँ पे लिख दिए O2, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये तो प्राप्त हो गया, लेकिन चेक करेंगे क्या ये सही समीकरण है, संतुलित समीकरण है? तो चेक करने का तरीका देखिए, यहाँ पे एक मैग्नीशियम, यहाँ पे एक मैग्नीशियम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस मैग्नीट्यूड में लिख के संख्याओं को करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 1 ही मैग्नीशियम, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, अब यह कैसा समीकरण है? इसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। तो
इसलिए ये कैसा है, संतुलित समीकरण है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, H, ठीक है, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा H2O। ठीक है, मान लीजिए ये हमें प्राप्त होगा। क्या ये बैलेंस है, या बैलेंस तो नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे पहले 2 करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या ये 2 ऑक्सीजन है, नहीं है, तो यहाँ पे 2 करेंगे। ठीक, तो 2 ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4, ये 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इस तरह से आपको बैलेंस करना है। अब हम लोग चलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण में। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें परमाणु की संख्या क्या हो, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक व उत्पाद दोनों की मतलब परमाणु की संख्या क्या हो, असमान हो। ठीक है, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, मतलब परमाणु की संख्या अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए एग्जांपल में यहाँ दे रहा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2MgO। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 मैग्नीशियम नहीं है, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, तो ये कैसा है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, मतलब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद की परमाणु की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, परमाणु की संख्या क्या हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परमाणु। ठीक है, परमाणुओं की संख्या क्या हो, अलग अलग। ठीक है, कैसी हो, अलग अलग परमाणु की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, किसमें, अभिकारक व उत्पाद। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया है हम लोग के पास। ठीक है, और इसमें जो होगा ये है उत्पाद। ठीक है, और ये है अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक, तो अभिकारक व उत्पाद में दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी, तो वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगला टॉपिक है हम लोग का, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले कि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि क्या होता है कि ना ही हम क्या कर सकते हैं पदार्थ को, ठीक है, ना ही किसी चीज को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, तो वो ये कह रहा है कि जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, तो अभिकारक और उत्पाद में ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ना ही विनाश होता है, ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ना ही विनाश होता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, उसी को हम लोग को समझना है। क्या समझना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों व उत्पादों में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। वही क्या, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, बस यह एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं, संयोजन,
वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक है। और विस्थापन, विस्थापन के दो प्रकार है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। अब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के तीन प्रकार हैं, ऊष्मीय या तापीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा अपघटन या वियोजन, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। थोड़ा इस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसके टाइप को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे क्या है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो मैं आपको बता दिया। यहाँ पे थोड़ा सा बस ये आप लिख लीजिएगा कि जो रासायनिक वियोजन अभिक्रिया होती है यह तीन प्रकार से होती है। एक होती है ऊष्मीय, ठीक है, ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। एक होता है प्रकाशीय, ठीक है, प्रकाशीय, ठीक है। एक होता है विद्युतीय, ठीक है, विद्युत अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, ठीक है। या ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, ये सभी के सभी क्या है, वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार है। इसको थोड़ा समझ भी लीजिए कि जो ताप और ऊष्मा की वजह से होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है उसे प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जो विद्युत धारा की प्रेजेंस में अभिक्रिया संपन्न होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा वियोजन, विद्युत धारा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है तो देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। की फैक्टर आपका क्या है, देखिएगा की फैक्टर आपका है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया के और भी नाम हैं, क्या नाम है, योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया, ठीक है, योगशील अभिक्रिया, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन या, ठीक है, या इसको कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, या एडिशन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, फेरस और सल्फर के संयोजन से क्या प्राप्त होता है, फेरस सल्फाइड प्राप्त होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को थोड़ा हम लोग लिख भी लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या होगा, जब हम लोग फेरस प्लस सल्फर का संयोग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा फेरस सल्फाइड, ठीक है। जब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम लोग सोडियम और क्लोरीन का, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये क्या होगा, NaCl2 यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2NaCl, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये Cl2 यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2HCl, ठीक है। तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारा का सारा क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन। तो ये सभी के सभी जो रिएक्शन हैं वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया के पार्ट हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। वो क्या है देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एकल अभिकारक
चाहे एकल पदार्थ वियोजित होकर क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया का ये मतलब समझिए कि ये होता है जब एकल अभिकारक क्या होता है, वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त हो जाता है, तो वो कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, मजा तो नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर क्लास को इंटरटेनमेंट करके आप पढ़िए, समझिए। ठीक है, ये आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होता है, यह इस तरह से रिएक्शन होता है। इसका जो मतलब होता है शाब्दिक, ठीक है, वो क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। इसका अर्थ जो होता है, ठीक है, अर्थ जो होता है इसका वियोजन का, वो होता है टूटना। ठीक है, यह इस प्रकार से क्रिया होती है। अब यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट ये वियोजित होकर ये सारी चीजें बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। क्या, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड अगर विभक्त होगा तो ये बनाएगा NH3। ठीक है, अब क्या बनेगा, अमोनियम, और यहाँ पे प्राप्त होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो अमोनियम क्लोराइड है वह विभक्त होकर वियोजित होकर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो एग्जांपल है वो हम लोग ले लेते हैं 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये वियोजित होकर 2H प्लस I2 में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ठीक है, I2 में विभक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, ठीक है, ये कह रहा है कि ऊष्मीय वियोजन। अब ऊष्मीय वियोजन का देख लेते हैं। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन, आप देखिए ऊष्मीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के क्या बताए थे, 3 टाइप बताए थे। तो ये ऊष्मीय वियोजन, तो जो ऊष्मा के द्वारा या ताप के द्वारा क्रिया संपन्न होगी वह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त होना, ये क्या है, ऊष्मीय वियोजन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं अगले वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, विद्युत वियोजन। तो जो विद्युत धारा की वजह से अभिक्रिया संपन्न होती है वो विद्युत वियोजन कहलाती है। जैसे 2H2, तो ये विभक्त होकर हमारा उत्पाद ये बना लेगा। ठीक है, 2H2O और, ठीक है, क्या बना लेगा, 2H2O। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है वो प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे AgCl। ठीक है, यह टूटा 2 रूपों में। अब यहाँ पे AgBr क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, हाँ, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे AgCl है। अब यहाँ पे क्या होगा, Cl2 होगा। ठीक है, AgBr, तो ये विभक्त होगा। ठीक है, 2 ले लीजिए, 2Ag, ठीक है, प्लस Br2। ठीक है, तो यह क्या होगा, इस रूप में वियोजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वियोजित हो जाता है। जो ये सिल्वर ब्रोमाइड और क्लोराइड होता है, यह सिल्वर क्लोराइड जो होता है श्याम स्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, और जो ये है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे अगले पॉइंट की तरफ। अब आता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब
अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित करके क्या होता है, विस्थापित कर देता है, तो वह क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, वो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व तो कम यहाँ पे देखिए कम होगा, क्या होगा, कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, वही एकल विस्थापन भी होता है और द्वि विस्थापन में क्या होता है, जिसमें आयनों का, ठीक है, आयनों का, ठीक है, आदान प्रदान हो। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान हो, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होता है, थोड़ा जल्दी समझ लीजिए कि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होता है, अभिक्रिया यहाँ पे सही कर लीजिएगा, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में इसका अर्थ होता है ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा का उत्पन्न, ऊष्मा का उत्पन्न और ऊष्मा का उत्सर्जन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक्सोथर्मिक जो है यह ग्रीक वर्ड से आया है। किससे आया है? ग्रीक वर्ड से, ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऊष्मा का बाहर निकलना। किसका? ऊष्मा का, ठीक है, बाहर निकलना या मुक्तन। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है, देखिएगा कि पूछा जा सकता है कि वह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, यह इसके लिए एग्जांपल है CH4 प्लस ऑक्सीजन का जब हम अभिक्रिया करा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें क्या